हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, तो हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी हैं। ओके, तो अभी कुछ एक दो बेसिक डेफिनेशंस बची हुई है, हम वो देख लेंगे क्या है। ओके, सो और उसके बाद जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉज एंड सेकंड लॉज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो इम्पोर्टेंट लॉ हम एक के बाद एक देखेंगे। ओके, उनके स्टेटमेंट क्या होते हैं, उनके फार्मूलीज क्या होते हैं, वो सब देखेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू दैट मैं एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एंथैल्पी की और एक आगे एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है इंटरनल एनर्जी की। क्या? इंटरनल एनर्जी की, जो आपको पूरे थर्मोडायनेमिक्स में लगने वाली है। ये दोनों उनका फार्मूला भी आपको लगने वाला है। तो हम ये पहले देख लेते हैं क्या है वो डेफिनेशंस, उनका जो अर्थ है वो क्या है, हम देख लेते हैं। ओके, तो एंथैल्पी क्या होता है? थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। क्या? टोटल हीट कंटेंट मतलब कि एंथैल्पी क्या होता है कि वो जो पूरा सिस्टम हमने कंसिडर किया है, बराबर, जो हमने सिस्टम कंसिडर किया है, उस सिस्टम में जो उसका टोटल हीट कंटेंट है वो क्या है, दैट इज़ द एंथैल्पी। ओके, इसका सिंपल डेफिनेशन ये है। मतलब जो पूरा हीट का समेशन आएगा, हीट का, ओके, वो हीट का, वो पूरा हीट जो हम बोल सकते हैं उसको टोटल हीट, उसको ही दूसरा नाम दिया गया है एंथैल्पी। गॉट इट? सिर्फ आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम में अगर पूछा गया तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी भी है। ओके, क्या? अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ओके, दैट्स इट। ओके, देन उसका एक इम्पोर्टेंट आगे आता है कि भाई फार्मूला क्या है इम्पोर्टेंट। सो एंथैल्पी डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। ओके, और स्मॉल एच से। मैं बताता हूँ कब कैपिटल एच और कब स्मॉल एच, मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं अभी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। देखो फार्मूला एंथैल्पी का ए है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके, एच क्या है उसमें? एंथैल्पी, मैंने अभी बताया। देखो एच एंथैल्पी, गॉट इट। देन यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, यू इंटरनल एनर्जी। एंड प्लस क्या है? पीवी। पीवी क्या है? पी मतलब प्रेशर एंड वी मतलब वॉल्यूम। व्हाट इट? क्या? पी मतलब प्रेशर एंड वी मतलब वॉल्यूम। ओके, सो आपने भी देखो इधर ये जो सब दिया हुआ है ये सब कैपिटल लेटर में दिया हुआ है, ये सब सेकंड लेटर में दिया हुआ है। मतलब ये चीज़ को यू प्लस पी वी, तो ये कैपिटल क्यों होता है, स्मॉल क्यों होता है, या सेकंड लेटर में क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो ये जो एच है, बराबर, एच, इसको अगर पर केजी से डिवाइड किया जाए, क्या? पर केजी से, जो कैपिटल एच है उसको अगर पर केजी से मतलब मास से अगर डिवाइड किया जाए तो वो बन जाता है स्मॉल एच। उनको दोनों को ही हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी और इस वाले को स्मॉल एच को बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। मैंने बताया था ना आपको स्पेसिफिक का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय मास, जो हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी यूनिट में किया था। उसका मतलब क्या रहता है? अगर स्पेसिफिक आ रहा है किसी क्वांटिटी के सामने, उसका मतलब क्या है? उस क्वांटिटी को हमने मास से डिवाइड कर दिया है। गॉट इट? मैंने पहले भी बताया था आपको। क्या? अगर किसी क्वांटिटी के सामने स्पेसिफिक आ रहा है तो हमने उसको मास से डिवाइड कर दिया है। ओके, सो अगर आपको अगर दिया हुआ एच इज इक्वल टू यू प्लस पी, कैपिटल एच इज इक्वल टू यू प्लस पी, मतलब वो जो इसका एच का मतलब एंथैल्पी का जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? किलोजूल पर केजी में आएगा। गॉट इट? क्या? किलोजूल पर केजी में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट एच का, तो स्मॉल एच का यूनिट क्या आएगा? किलोजूल। मैंने हमने उसको किलोजूल से ये कर लिया है ना, डिवाइड कर लिया है ना, बराबर। ओके, तो आपको ये सब यही इसको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ आपको ध्यान में मत रखो कि ये सिर्फ फार्मूले आप ध्यान में रखो। जो अभी मैंने कुछ कहा वो अभी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्या है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको नहीं भी ध्यान में रहा तो इट्स ओके, और आप ज़्यादा उसको ध्यान में रखो भी मत। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फार्मूला क्या है। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ओके, यू प्लस पी वी, गॉट इट? क्या होता है फार्मूला, सिर्फ आप यही ध्यान में रखो। ओके, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एंड ये फार्मूला आपको आगे कैलकुलेशन में बहुत हेल्प देने वाला है। ओके, यही फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, गॉट इट?
देन हम अभी नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टीज देखेंगे. ओके, इंटरनल एनर्जी. ओके, हमने देखा था पहले, इसमें क्या देखा था कि भाई एंथैल्पी क्या होता है, टोटल हीट कंटेंट. उसका फार्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. ओके, ये ध्यान में रखो आप, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, वेर यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी. देखो मैंने यहाँ बताया इंटरनल एनर्जी. ओके, एंड देन पी वी स्टैंड फॉर, पी मीन्स प्रेशर एंड वी मीन्स वॉल्यूम. ओके, और जो पी वी टर्म है, पी वी टर्म, यहाँ जो हमने ये पी वी टर्म लिया है बराबर, ये पी वी टर्म, इसको बोलते हैं हम फ्लो वर्क भी बोलते हैं. क्या पीवी अगर साथ में रहेगा ये टर्म ऐसे, उसको हम बोलते हैं फ्लो वर्क, फ्लो वर्क, फ्लो वर्क. ओके, पीवी को क्या बोलते हैं, फ्लो वर्क. तो आपको यही ध्यान में रखना है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. गॉट इट कंसेप्ट. ओके, ये ध्यान में रखना है आपको. देन नेक्स्ट जाते हैं हम अभी इंटरनल एनर्जी पे. गॉट इट. ओके, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन अभी देखते हैं हम क्या है. इंटरनल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल दैट फॉर्म द सिस्टम. मतलब कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो सिस्टम्स के अंदर जो पार्टिकल्स से, जो मॉलिक्यूल्स है बराबर, जो सिस्टम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है और मॉलिक्यूल्स है, उनका हर एक का काइनेटिक एनर्जी, उनका हर एक का पोटेंशियल एनर्जी, उनका हर एक का जो भी कुछ और माइनर एनर्जी होगी. माइनर एनर्जी मतलब क्या, ट्रांसलेशन एनर्जी होता है, वाइब्रेशन एनर्जी होता है. दीज आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनर्जी बराबर. तो इतना डीप में नहीं जाने का है हमको, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, जो इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. मतलब क्या, हर एक पार्टिकल की, क्या सिस्टम के अंदर जो हर एक पार्टिकल रहेगा, उस हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, उस हर एक पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, इनका सबका समेशन, मतलब क्या होता है इंटरनल एनर्जी. ओके, अगर हम डीप में देखें ना, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या एनर्जी है, इन शॉर्ट क्या सिस्टम के अंदर क्या मॉलिक्यूल है और उनकी क्या एनर्जी है, ये सब हम कैलकुलेट कर दे, दैट्स द इंटरनल एनर्जी. गॉट इट. ओके, सो अभी हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेजर ऑन अ मॉलिकुलर स्केल. मैंने अभी बताया कि हर एक मॉलिक्यूल का, क्या हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक पार्टिकल का जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, उसका एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी. आपको पता होगा ना काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, जो मोशन में होता है पार्टिकल, उसका एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, जो एक हाइट पे रहता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, MGH बोलते हैं उसको. पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते ही MGH से, और जो हमारे काइनेटिक एनर्जी उसको कैलकुलेट करते हैं 1/2 mv² से. गुड. ये आपको ध्यान में रखना, मैंने सिर्फ आपको एक बताया है, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है वो सम होता है हमारे पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी का, हमारे पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी का. इन पूरों का सम जो होता है पूरे, उसी को बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी. गॉट इट. क्या होता है कंसेप्ट. ओके, देन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इट इज़ अ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मोड, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल. नंबर मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है जो समीशन होता है नंबर ऑफ एनर्जीज का. मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है इन दो एनर्जी का, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. ओके, उसके बाद आता है, मैंने बताया ट्रांसलेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जी आता है. बट लेकिन वो जो उनका जो होता है, हम बोल सकते हैं उनका जो शेयर होता है वो बहुत छोटा सा होता है. मेनली इंटरनल एनर्जी बनती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी से, पार्टिकल्स की पोटेंशियल एनर्जी, इनका समेशन से बनती है. गुड इट. ओके, ये कुछ एग्जांपल दिया है. एक ग्लास है, उसमें वाटर रखा है. ओके, तो उसमें क्या है, एक एग्जांपल देखो, ये माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. मतलब क्या, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है बराबर, ये इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं. गॉट इट. एंड देन नेक्स्ट होता है क्या, मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी. मतलब क्या, आपको ये पता होगा कि हर एक मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है. क्या, हर एक जो मॉलिक्यूल होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है. तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी तैयार होती है उसमें, दैट्स द सेम थिंग. सी. ओके,
सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। अभी जो मैंने 2 डेफिनेशन आपको बताई, जो पहले वाला हमने डेफिनेशन देखा है, जो एंथैल्पी का देखा, इट्स काइंड्स ऑफ इम्पोर्टेंट। तो उसका फार्मूला क्या है, H=U + PV। गॉट इट। देन इंटरनल एनर्जीज है, उसका हमने डेफिनेशन देखा कि भाई ये समेशन है पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी होती है, क्या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनका समेशन होता है इन द शॉर्ट। ओके, इसमें जो हमने अभी डेफिनेशन जो देखी है हमने, बराबर, इंटरनल एनर्जी का और एंथैल्पी का, इसमें सिर्फ आपको ये देखने की डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, और जो एंथैल्पी का जो फार्मूला है H=U + PV, ये ध्यान में रखना है, जो आपको न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन में लगेगा। ओके, ज़्यादा आपको कुछ ध्यान में रखने का नहीं है इसमें। ओके, देन अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे जो अगला टॉपिक आएगा उसके ऊपर, जो आपके एग्ज़ाम में भी एक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्ज़ाम में। ओके, तो उसको हम अभी देख लेते क्या है। देखो, पूरे थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करते हैं 3 लॉज होते हैं, लॉज, थर्मोडायनामिक्स के लॉज, वो डिफाइन करते हैं पूरे थर्मोडायनामिक्स को। ओके, तो उसमें सबसे पहला लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देन नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड नेक्स्ट आता है उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 लॉ है। 3 लॉ कौन से, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दूसरा आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड देन नेक्स्ट आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो थर्ड लॉ है, जो आपको सिलेबस में नहीं है, उसको हम बाद में या सिर्फ उसका एक ओवरव्यू देख लेंगे, आपको पता होना चाहिए इसलिए। तो हमने अभी जो देखना है इम्पोर्टेंट वाला लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम देखेंगे अभी क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है कि भाई इस लॉ की वजह से, या ये जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी वजह से हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर क्या होता है, ये डिफाइन करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या टेम्परेचर क्या होता है, ये डिफाइन करता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। गॉट इट। तो हम उसको देखते हैं अभी क्या है। इफ देखो, अभी हमने क्या किया है, हमने 3 बॉडीज लिया है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। गॉट इट, ये ध्यान में रखें, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। देन नेक्स्ट अभी देखते हैं क्या है। इफ ए बॉडी ए इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी एंड बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन body C will be in thermal equilibrium with body A. In other words, all 3 सिस्टम हैव द सेम टेम्परेचर। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका। सी, हमने बताया कि भाई बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। इसका मतलब क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, कि भाई टेम्परेचर सेम होना। क्या थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर सेम होना, बराबर। ओके, मतलब क्या, अगर बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब इन दोनों का टेम्परेचर सेम है, सेम ही बॉडी बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, बराबर। कोट कंसेप्ट क्या, बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। नेक्स्ट, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बी एंड सी का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका मतलब क्या हुआ, डिफ़ॉल्टली मतलब क्या आने ही वाला है, कि क्या हो गया कि भाई सी और ए का ऑटोमेटिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। आपको ध्यान में आएगा क्या, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या, ए और बी का टेम्परेचर सेम है और बी और सी का टेम्परेचर सेम है। सो दैट्स वाई क्या होता है, सी और ए का टेम्परेचर भी सेम हो जाता है। इसी को कहते हैं हम क्या, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट द कंसेप्ट, क्या मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, इसकी वजह से क्या होता है, सी और ए का टेम्परेचर सेम हो जाता है। दैट्स द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है आपको। एग्जाम में आया तो ये स्टेटमेंट लिख देना है, वैसे का ऐसा स्टेटमेंट लिख देना है आपको, और ये डायग्राम निकाल देने की बात खत्म, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। गुड इट। द नेक्स्ट, हमने अभी देखा कि भाई इक्विलिब्रियम्स क्या होते हैं, मतलब मैंने बोला ना थर्मल इक्विलिब्रियम्स। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम्स बोला, तो वो उसका मीनिंग क्या होता है, वो कैसे डिफाइन होता है, हम अभी देख लेंगे। ओके, स्टेट ऑफ
बैलेंस। तो अभी देखते हैं क्या, इन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर इज नो अनबैलेंस पोटेंशियल और ड्राइविंग फोर्स। मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सेम होना, अनबैलेंस नहीं होना। मतलब क्या, अगर इधर सॉरी मतलब सेम होना, अनबैलेंस नहीं होना। मतलब कि अगर आपको बोल दिया कि भाई इधर जो टेम्परेचर रहेगा 15, इसमें ए बॉडी में, तो बी में भी 15 ही रहेगा, दैट्स अ थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, देन नेक्स्ट क्या आता है, दैट्स अ थर्मल मतलब इक्विलिब्रियम मतलब क्या, दोनों सेम होना। अगर कितनी भी बॉडी हम कंसिडर करें उसको, हम अगर सेम वैल्यू में ले रहे हैं, दैट्स इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है मैकेनिकल, देन होता है फेज, देन होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, इनको हम टाइप वाइज देखते हैं अभी क्या है। ओके, देन अभी देखते हैं हम क्या है। पहला आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बोल दिया कि ज़रूरत लॉ में हमने जब उसको डिफाइन किया। ओके, ज़रूरत लॉ में हमने जब डिफाइन किया तो मतलब क्या, हर एक बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो हम उसका एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं फटाक से क्या। ओके, इफ़ देर आर नो नेट फ्लो अप इन थर्मल एनर्जी बिटवीन देम और इफ़ द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम, क्या मैंने बोला ना, टेम्परेचर सेम थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम, देन थर्मल इक्विलिब्रियम ओबेज द ज़रूरत लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर सेम रहेगा, गॉट इट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, a thermodynamic system is said to be in mechanical equilibrium when there is no unbalanced force, got it। मतलब क्या, फोर्स, अनबैलेंस फोर्स या प्रेशर, हम उसको बोल सकते हैं। मतलब क्या, कोई भी अनबैलेंस फोर्स या कोई भी अनबैलेंस प्रेशर सिस्टम में नहीं रहेगा। मतलब इसका मतलब समझिए फास्टली, सी अगर यहाँ 15 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर से भी 15 किलो न्यूटन का ही लगेगा। मतलब दोनों सेम रहेंगे, गॉट द कंसेप्ट। मतलब क्या, दोनों सेम रहेंगे। ओके, मतलब क्या, सी अभी थर्मल में क्या, टेम्परेचर सेम, मैकेनिकल में क्या, प्रेशर एंड फोर्स सेम रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, प्रेशर एंड फोर्स सेम रहेगा, गॉट इट। देन नेक्स्ट हम लेते हैं फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं क्या रहेगा, फॉर अ वाटर सिस्टम रिप्रेजेंट अ पॉइंट और अ लाइन ऑफ फेज डायग्राम वेयर टू और मोर फेजेस ऑफ द गिवन सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मतलब क्या, फेजेस मतलब क्या, अगर लिक्विड है ये फेज रहेगा, बराबर, वेपर ये फेज रहेगा, सॉलिड मतलब आइस ये फेज है। फेज मतलब क्या, कंडीशन, जैसे आइस फेज, लिक्विड फेज, वेपर फेज, दैट्स फेज। ओके, इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे ऐसा आता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, ट्रिपल पॉइंट नाम के, उस पॉइंट पे वेपर पॉइंट, वेपर, लिक्विड और आइस, ये तीनों का जो फेज क्वांटिटी आता है वो सेम हो जाता है, उसको बोलते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द कॉन्सेंट्रेशन विच हैव नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज विद द टाइम। मतलब क्या, केमिकली स्टेबल रहेंगे, इन शॉर्ट क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, केमिकली स्टेबल रहेंगे, गॉट द कंसेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट अभी एक इंपॉर्टेंट उस पे जाते हैं हम, क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Okay, the first law of thermodynamics is a version of the law of conservation of energy adapted for the thermodynamic system. It is stated that the net heat added to the system will be equal to sum of the work done W by the system and internal energy of the system. Okay, मतलब क्या, मैं फर्स्ट लॉ को एक सिंपल वे में ऐसा बोल सकता हूँ, एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये जो मैंने अभी बोला एक जनरल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, दैट्स जनरल स्टेटमेंट। लेकिन इसका टेक्निकल स्टेटमेंट क्या रहेगा, it is stated that the net heat added Q to the system, okay, net heat added Q to the system will be equal to the sum of work done by the system and the internal energy of the system, got it। क्या, नेट हीट क्या रहेगा, उसका फार्मूला है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, Q क्या है हमारा हीट, W क्या है वर्क, एंड डेल्टा यू क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू मतलब कि डेल्टा मतलब क्या, चेंज इन, मतलब U2 माइनस U1, गॉट इट। क्या, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q इज इक्वल टू डब्ल्यू
प्लस डेल्टा यू। ओके, सिर्फ आपको देखो एंथैल्पी का फार्मूला इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट लॉ का एक फार्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है क्या है। ओके, व्हाट द कंसेप्ट। सो क्यू इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू प्लस डेल्टा वी, डेल्टा यू, सॉरी डेल्टा यू। ओके, उसमें मैंने पहले ही बताया था आपको, वर्क अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम, उसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, वर्क अगर निगेटिव है उसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। व्हाट द कंसेप्ट। ओके, तो वैसे ही क्यू अगर पॉजिटिव है तो उसकी क्या बोलते हैं, हीट एडेड टू द सिस्टम। अगर और क्यू अगर निगेटिव है तो उसको बोलते हैं हीट रिमूव फ्रॉम द सिस्टम। ओके, सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। देखो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखने का ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, एंड देन आता है उसका ये फार्मूला, ये आपको न्यूमेरिकल में काम में आने वाला है। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ओके, Q क्या होता है हीट, W क्या होता है वर्क, एंड डेल्टा यू क्या होता है इंटरनल एनर्जी। ओके, गॉट द कंसेप्ट। ओके, आज के लेक्चर के लिए हम बस इतना ही देखते हैं। अभी जो अगले आने वाला लेक्चर है उसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसके स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।